नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। इस सीरीज का ये अपना फोर्थ लेक्चर है, डे 4 है अपना। ठीक है। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी इससे रिलेटेड ले चुके हैं, जिसमें हम पी वाई क्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं, 10 पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ ही हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको वो टॉपिक आ रहा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस टाइम में आपको हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए हों, तो आप जो है उन पर ध्यान दे पाएँ। ठीक है। पहले मैं वो टॉपिक समझाता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहले आपको मौका देता हूँ ताकि मान लीजिए कि रियल लाइफ सिचुएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो फिर उसे कैसे टैकल करेंगे। इस सीरीज से आपको ये भी पता लग जाने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर कर लेते हैं हम शुरू। किससे रिलेटेड होने वाला आज का लेक्चर? तो जियोग्राफी, और जियोग्राफी में किससे? क्लाइमेटोलॉजी। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2024 में तो बहुत ही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो आपका क्या होने वाला है, वो टॉपिक तो देखो, आपके क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में साथ ऑलमोस्ट आपकी क्लाइमेटोलॉजी भी मैं यहीं पे आपका डिस्कस करा दूंगा। बहुत कम पोर्शन बचेगा जो आपसे छूटेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट क्लाइमेटोलॉजी भी आपकी आज इस लेक्चर में खत्म हो जाने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन। सर हिंदी कहाँ है? देखिए, हिंदी भी है। क्वेश्चन बड़ा था तो हिंदी अगर यहीं लाता तो खचपच हो जाता। दोनों को मौका दूंगा। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले आप आराम से पढ़ लो। ठीक है। 2024 का ही क्वेश्चन देखते हैं ना, 2024 में कितने क्वेश्चन है। क्लाइमेटोलॉजी का ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द एटमोस्फियर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगला, स्टेटमेंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। देख लिया आपने स्टेटमेंट? आप देखो, पॉज करो, यहां पर मैं आगे बढ़ाता हूं हिंदी वालों के लिए। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। वायुमंडल स्थलीय विकिरण की तुलना में आगमिक सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। दूसरा कथन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग दैर्ध्य तरंग विकिरण होता है उसके अच्छे अवशोषक होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन 2023 में बहुत सारे पूछे गए थे, आपको पता ही है। और इनमें ऑप्शन कैसा होगा? दोनों कथन सही है, दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों कथन सही है बट एक्सप्लेन नहीं करता। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ये होता ना इसमें। ठीक है। अब अपना आंसर आप सोच लीजिए और फिर स्कोर कितना हुआ आपको वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। मंडे वाले दिन जो है, मतलब कल, मैं आपका जो है कम्युनिटी टैब पर अपने जो कम्युनिटी टैब है उस पर मैं आप जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे उनका नाम भी डालने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन आपने सोच लिया, आंसर सोच लिया। चले, अब मैं इसके पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखिए, 2 तरीके का रेडिएशन होता है। देखिए, रेडिएशन में पहले आपको समझा दूँ ठीक से। चलो देखिए, ये है अपनी यहाँ पर अर्थ। ये क्या है? अपनी अर्थ है। इस अर्थ में रेडिएशन कहां से आता है? तो आप कहोगे सर कहां से आता है? सन से आता है। ये अपना सन है यहां पर। ठीक है जी। इस सन से जो रेडिएशन आता है वो आता है लघु तरंग दैर्ध्य का, यानी शॉर्ट वेवलेंथ का आता है। किसका आता है? शॉर्ट वेवलेंथ का आता है। और याद रखना, यहां पर जो आपको बादल वगैरह जो दिखेंगे हमारे इसमें, हमारे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो बादल वगैरह आपको दिखेंगे, ये बादल वगैरह जो है ये क्या होता है? इस शॉर्ट वेव जो रेडिएशन है, शॉर्ट वेव लेंथ की जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के लिए पारदर्शी होते हैं। यानी आने वाला जो रेडिएशन है उसको नहीं रोकते, बहुत कम रोकेंगे, है ना, बट इसको आने देते हैं। शॉर्ट वेव जो शॉर्ट वेव की जो लेंथ की वेव लेंथ की जो रेडिएशन इसको आने देते हैं। फिर क्या होता है कि पृथ्वी खुद गर्म होती है, फिर खुद एक रेडिएशन बॉडी के जैसे काम करना शुरू करती है। फिर ये पृथ्वी भी जो है वो रेडिएशन करेगी। अब रात में जो है पृथ्वी रेडिएशन करती है, और कैसे करती है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य जो है उसमें, यानी लॉन्ग वेवलेंथ जो है उसमें अब ये विकिरण जो है करेगी। और इस विकिरण के लिए, लॉन्ग वेव की विकिरण के लिए, ये जो बादल है और अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और अपना एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, वो इसके लिए पारदर्शी नहीं होता। ये इसको यही ऑब्जर्व कर लेते हैं। यही ऑब्जर्व करने के बाद में इसे वापस जो है वो अर्थ की तरफ भेज देते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी हमारी जो है वो गर्म बनी रहती है रात में भी। अगर ये बादल ना हो तो फिर पृथ्वी जो है एकदम ठंडी हो जाएगी, है ना। जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन होती है ना, जैसे कि वैलीज में और जैसे कि मरुस्थलों में, वहां पर देखना रात को एकदम पृथ्वी ठंडी हो जाती है। जैसे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो दिन में एकदम गर्मी पड़ेगी, रात में एकदम ठंड हो जाएगी। वो ठंड क्यों जाती है? इसीलिए क्योंकि बादल नहीं होते, क्लियर स्काई होता है वहां पर। क्या होता है?
क्लियर स्काई होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप समझ गए, समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन। वायुमंडल जो है वो स्थलीय विकिरण की तुलना में आगमिक सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। बिल्कुल गलत बात है। आगमिक सौर विकिरण से तो हमारा पर्यावरण गर्म होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन है गर्म होता ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें यूपीएससी ने खुद माना है कि आगमिक सौर विकिरण से पृथ्वी गर्म होती ही नहीं है। सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है पृथ्वी से जो जाएगा उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। देखिए इधर, जो सन से आ रहा है इसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन, हिंदी में सर सूर्य तप। और इसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी पार्थिव विकिरण। तो पृथ्वी पार्थिव विकिरण से ही गर्म होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उनका फायदा करने का तरीका बता रहा हूं। एक स्टेटमेंट गलत है ना, अब अगला देखना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सीधा पहला गलत है, ऐसा ऑप्शन यही है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है, वही ऐसा ऑप्शन है। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है। एक सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। समझ आ गया आपको बात? ऐसा क्वेश्चन करने का एक फायदा है, इनके नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं कि एक स्टेटमेंट गलत पता लग गया, सीधा आंसर आ जाना है इसमें। समझ आ गई? एग्जाम में आपको ऐसे करके टाइम बचाना है। अब दूसरा स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। बिल्कुल, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि CO2 है, जैसे कि वाटर वेपर है, ये सब के सब जो है ना, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये अब्जॉर्ब कर लेती है दीर्घ तरंग, जो तरंग विकिरण होता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण होता है उसको कर लेता है। तो आंसर क्या जाना है? इसका आंसर आ जाएगा 4। तो क्या आपने 4 लगाया था? अगर आपका 4 है तो +2 कर लेना, नहीं तो -33.33 कर लेना आप अपना, है ना। 33 क्यों? 66 वाला, है ना, 1/3 मार्किंग होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट देखना, फिर देखना 2024 का क्वेश्चन है, फिर देखना 2024 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है इसमें, फिर आप पढ़ते रहिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, यानी जो अपनी भूमध्य रेखा है वहां पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज्यादा होती है ध्रुवों की तुलना में। अगला, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, जो भूमध्य रेखा पर है वहां पर प्रबल संवहनी धाराओं के द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इंग्लिश वाले यहां से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, एक बार पॉज करो और सॉल्व करो, और हिंदी वाले यहां से एक बार पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देंगे। बाकी मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो अपने यहाँ पहले तो मैं जो है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है? तो सर 5 है। क्या है? ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल, जितने बादल बनते हैं, सारी जितनी घटनाएं होती है वो यही होती है। फिर क्या आता है? समताप मंडल, प्लेन कहाँ उठती है? तो सर यहीं उठती है ना। अगला क्या आता है? यानी इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। सर अगला क्या आ जाता है? उसके बाद में आ जाएगा मीजोस्फियर, यानी मध्यम मंडल। क्या आ जाता है? मध्यम मंडल। ये मध्यम मंडल जो है इसमें ही आकर जो है इस मीजोस्फीयर में आकर ही जो क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं, एस्टेरॉइड्स वगैरह, वो यहीं आकर बर्न हो जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा, है ना। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? थर्मोस्फियर, है ना। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एग्जोस्फियर। इस थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी कह देते हैं कभी भी। क्या कहते हैं? आयनोस्फियर है, आयन मंडल भी इसे कह देते हैं, क्योंकि इस थर्मोस्फियर में ही, हिंदी वाले कभी थर्मोस्फियर का लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं, है ना। इंग्लिश में थर्मोस्फियर है, इसमें ही आयनोस्फियर है और ये एग्जोस्फियर। ये 5 ये है पूरी की पूरी अपने यहाँ होती है। अब देखो ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है वो इंडीड इक्वेटर के अराउंड ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक होती है। और पोल्स पर जो है कितनी होती है, यानी ध्रुव पर कितनी होती है? ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर तक ही होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो ये क्या दिख रहा है आपको? संवहनीय धाराएं। तो ये इसके अराउंड जो है जो इक्वेटर अपनी है भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो संवहनीय धाराएं उठती है, क्योंकि वहां पर सूर्य जो है वो डायरेक्ट चमकता है और वहां पर गर्मी की वजह से वहां का जो जल है वो गर्म होता है और संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठता है, इसलिए बहुत ऊपर तक वहां पर क्या आ जाता है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर होता है। बट उसकी तुलना अगर हम करें पोल्स पर, देखना ये डायग्राम इसलिए लगे, यहाँ पर ज्यादा हाइट है ना, पोल्स पर अगर हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे संवहनीय धाराएं नहीं चलती हैं। तो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इसका उसकी ऊंचाई भी कम होती है। ठीक है, समझ गए? ये देखिए ये ट्रोपोस्फियर वगैरह के मैं आपको अच्छे से मैंने आपको बता रखा है।
ट्रोपोस्फियर है। बादल कहाँ बनते हैं तो सर ट्रोपोस्फियर में होता है। बारिश कहाँ होती है, यहीं होता है। यहाँ पर जो है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ही प्लेन उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर समताप, एक जैसा ताप होता है, तो यहाँ पर वर्टिकल विंड्स नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, नेक्रियस क्लाउड्स, यानी जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले क्लाउड्स है ना, वो कहाँ होते हैं, यहीं होते हैं, जिन्हें पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स भी कहते हैं, है ना। ध्रुवीय समताप मंडल मेघ हिंदी में कहें तो। उसके बाद है मीजोस्फीयर, इस मीजोस्फीयर में ही आकर मीटियोर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं, क्षुद्र ग्रह वगैरह। फिर है थर्मोस्फीयर, और इसी थर्मोस्फीयर में होता है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, जिससे रेडियो वगैरह जो है उसकी हमें कम्युनिकेशन होता है। और बाकी बाह्य मंडल जो एक्सोस्फीयर है उसके बारे में हमें इतना पता भी नहीं है। पता लग गया आपको। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश वाले यहाँ देख लेंगे। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। बिल्कुल बिल्कुल बात है, क्योंकि इक्वेटर पर कितना है, 18 किलोमीटर के अराउंड, और पोल्स पर कितना है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के अराउंड है। इससे ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल दुगना ऑलमोस्ट हो गया। अगला, इसका रीजन क्या है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसफर्ड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो हाँ, जो कन्वेक्शनल करंट्स यहाँ पर आएंगे और ऊपर उठेंगे ना, वो कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो आकर यहाँ पर इसको बहुत ऊपर तक ऊपर उठा देती है। बिल्कुल, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर हो जाने वाला है ए। अगर आपका आंसर ए हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप माइनस में फिर 66.66 डाल लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया। विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला साथ ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी जलवाष्प के संबंध में देखना, मैं पहले कहता हूं सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आर द टफेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम इजी, बच्चे जब पढ़ते हैं तो गलती करते हैं। ये सीधा का सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन उठा के। मैं कहता हूं बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, फालतू की चीजों में मत पढ़ो। ऐसा मास्टर जो आपको चीजों को क्लिष्ट करके पढ़ा रहा है, टफ करके पढ़ा रहा है, ऐसा मास्टर गधा है, उसकी बातों में मत आओ। इसका मतलब ये है कि वो डर बेच रहा है, वो आपको डराना चाह रहा है। समझ रहे हैं आप बात। मास्टर जो आपको क्लिष्ट चीजों को इजी करके, टफ चीजों को इजी करके समझाए, वो असली मास्टर है। इजी को टफ करके समझाए, वो नहीं है। तो देखना, जलवाष्प बच्चे छोड़ देते हैं, सर जलवाष्प के बारे में क्या ही पढ़ना, वाटर वेपर तो हम पढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन क्या है, इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद लैटिट्यूड। वाटर वेपर यानी जलवाष्प एक गैस है और उसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है जैसे ऊंचे जाता है। अगला, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल, यानी इसकी अधिकतम प्रतिशत कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। अब क्वेश्चन सोल्व करो। सोच लिया आपने, सोच लिया। अब मैं पहले आपको समझा देता हूं, एग्जाम्पल आप उदाहरण देकर बताता हूं कहां से क्वेश्चन। 7th चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना वाला। वाटर वेपर के बारे में सीधा सीधा दिया है, वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस, इसलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, देखो विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, लाइन से उठाना, सीधा लाइन से क्वेश्चन उठाया, देखो ऐसे ऐसे होता है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर वॉल्यूम, है ना। ये इंग्लिश वाला, हिंदी देखो, जलवाष्प वायु में उपस्थित एक परिवर्तनीय गैस है, समझ में आया, और जो ऊंचाई के साथ घटती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है। और लास्ट ईयर मैंने एनसीईआरटी से मैक्सिमम अपनी सीरीज चलाई थी, और एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 99% तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे ना, वो सीरीज से किए जा सकते थे। मैंने सबूत के साथ आपको दिखाया है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो वो लेक्चर सीरीज में वो होगा वीडियो, थीम बेस्ड वाला, वो जाके आप देख लेना, है ना। तो बताओ आप क्या आंसर होने वाला है इसका। ये ध्रुवों, ये गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल जैसे जैसे अल्टीट्यूड भी जाएंगे इसकी मात्रा घटती जाएगी, जलवाष्प। अगला, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, उल्टा है, ध्रुवों पर नहीं होता, इक्वेटर पर होता है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इक्वेटर पर संवहनीय धाराएं चलती है, इसकी वजह से जलवाष्प जो है ऊपर तक जाता है, और बहुत ऊपर तक जाता है। देखना, इसी क्लाइमेटोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन, ये 24 का क्वेश्चन है, और ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो 24 से आया है। तो आंसर क्या होना चाहिए, दूसरा इसमें गलत है, यानी कि ये गया और ये गया। आंसर होना चाहिए या तो ये या तो ये, और हमें पता है कि एक तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन 2024 का ही, समझ रहे हैं आप बात। क्लाइमेटोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये है क्लाइमेटिक रीजन जो है वहां से क्वेश्चन, और यहां से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज लो, है ना, यानी वार्षिक और दैनिक तापमान का दायरा बहुत कम होता है। वर्षा पूरे वर्ष होती है, रेनफॉल जो है वो प्रिसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, और वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है।
प्रिसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। देखो अब यहीं पे अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप में जो माइन्यूट सी चीजें पहचानने की जो क्षमता है वो है, और यूपीएससी को यही चाहिए, है ना। और साधारण बच्चे देख सकते हैं, मगर यूपीएससी वाले बच्चे साधारण नहीं है। आप साधारण नहीं है, इसलिए आपको इसमें छोटी से छोटी चीज पकड़नी पड़ेगी। क्या है वो? बताओ आंसर क्या है इसका, बताओ आंसर क्या है। सोच लिया आपने आंसर? आप देखना कितने बच्चों के भ्रम टूटने वाले हैं जिन्होंने वो आंसर दिया। मुझे पता आप सब लोगों ने भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपने इसका आंसर दिया होगा, बट ये इसका आंसर गलत है। आप कहोगे सर गलत क्यों? देखो यहाँ पर क्या है, वार्षिक और दैनिक तापमान का दायरा कम है, बिल्कुल कम होता है। यहाँ पर एक जैसा ही रहता है, ठीक है। वर्षा भी पूरे साल होती है, ठीक है, बट ये देख रहे हो आप, वर्षा 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक, इतना फर्क नहीं होता इक्वेटोरियल रीजन में। सर हमने तो ऐसा इतना ही पढ़ा है, नहीं, 50 टू 250 इतना तो फर्क होता ही नहीं है इक्वेटोरियल में। तो सर फिर ये कौन सी में होता है? अब आ जाते हैं, ये होता है समुद्री पश्चिमी तट जलवायु, यानी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। सर ऐसी जलवायु का हमने कभी नाम ही नहीं सुना। ये वाली जलवायु का नाम तो सुना आपने? कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। सर ये भी नहीं सुना? अरे चलो ठीक है, ब्रिटिश टाइप सुना है? अब इनमें से एक ना एक तो आपने सुना होगा, अगर इतना भी नहीं सुना तो फिर तो भैया गड़बड़ है ना। ये देखो, ये ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है? ब्रिटिशर्स वाली जो जलवायु है ना ब्रिटेन में। और ऐसी जलवायु देखना यहाँ पर भी, वैंकूवर वाला है ना कनाडा, वहां पर भी हुई है। यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। क्यों होती है? वेस्टर्लीज पछुआ पवनों के प्रभाव में यहाँ पर बारिश होती रहती है, ठीक ना। यहाँ पर देखना, और यहाँ पर क्या आता है? कैलिफोर्निया की धारा, वो क्या है? गर्म धारा। तो उस गर्म धारा की वजह से यहाँ पर बारिश होगी। और यहाँ पर कौन सी आती है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और यहाँ पर कौन सी आ जाती है? नॉर्वे की धारा, नॉर्वेजियन करंट। वो क्या है? गर्म धारा है, वार्म करंट है। उसकी वजह से भी यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि गर्म माहौल यहाँ का रहेगा। समझ रहे हैं बात? और ये है ब्रिटेन। और सबसे अच्छा ये कहाँ पर डेवलप हुआ है? ब्रिटेन में, इसलिए से ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कह देते हैं। हालांकि ये देखना, चिली वाला जो एरिया है वहां पर भी डेवलप हुई है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये डेवलप हुई है, ठीक है ना। याद रखना इस क्लाइमेट की एक एक इसकी फीचर है, आपको याद रखना है, इसमें 4 सीजन्स होती है। ये एकमात्र ऐसी क्लाइमेटिक ये जोन है जहां पर 4 सीजन होते हैं। कौन सी? विंटर यहां पर होती है, समर्स यहां पर होती है, स्प्रिंग यहां पर होती है, और ऑटम सीजन होती है। बाकी और किसी में 4 सीजन नहीं होते। सर इंडिया में बताए, नहीं, इंडिया में सिर्फ 3 ही सीजन होती है, या तो विंटर होती है, या तो समर होती है, और या तो रेनी सीजन होती है, क्योंकि इंडिया मॉनसूनल क्लाइमेट है। देखना 4 किस्में होते हैं ब्रिटिश टाइप, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाली में, है ना। और 3 किस्में होते हैं मॉनसून वाली में, और 2 किस्में होते हैं सर सवाना वाली जो है ना, उसमें भी 2 ही होते हैं। सर मेडिटेरेनियन जो है ना, वहां भी भूमध्य सागर वाली, उसमें भी 2 ही होती है, वेट और ड्राई, 2 ही सीजन होती है। तो याद रखना 2 किस्में भूमध्य रेखा और समाना वाली में, 3 किस्में मॉनसून वाली जो इंडिया वाली जलवायु है, समर, विंटर और रेनी सीजन। और 4 किस्में होती है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो होती है, उसमें स्प्रिंग, ऑटम, विंटर और समर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए था पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु। यूपीएससी वाले ने ट्रिक खेल दी, आप लोगों को ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट दिया ही नहीं। पर आपको समझना चाहिए था कि देखो भूमध्य रेखीय जलवायु तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस जो है वर्षा का बहुत ज्यादा है, वहां पर इतना डिफरेंस नहीं होगा। वहां वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होगी, कहीं कहीं पर 150, कहीं पर 250, इतना अंतर तो नहीं होगा सर, 50 ही हो जाएगी। चाइना प्रकार की जलवायु जो होती है ना, देखना चाइना प्रकार की जलवायु में, चाइना टाइप क्लाइमेट में भी थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। किसी दिन मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर लूंगा अलग से, तब बताऊंगा आपको कि यहाँ पर भी थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। सर्दियों में तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो तिब्बत में डेवलप होता है, उसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक यहाँ पर रेनफॉल होता है। और साथ ही साथ गर्मियों में यहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून से यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है ना। समुद्री तटीय जलवायु के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ऐसा क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये गलती मत करना। देखो फिर क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन 2024 में 5th क्वेश्चन आ गया, देखो। और ये कोलियोलिस बल वाला तो अभी अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने प्रेशर बेल्ट और वो बताया था, दाब पेटियां वगैरह बताया था, उस वाले में मैंने अच्छे से आपको बताया था। तो ये वाला तो आपको उसमें मिल ही जाएगा अच्छे से। मैंने कोलियोलिस बल के बारे में 4 सेंटेंस उसमें लिखवाए थे, वहीं से क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन, है ना। वो लेक्चर आप देख लीजिएगा ठीक से। देखो क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, सीधा कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसके बारे में, कोरियलिस बल के बारे में कथनों पर जो है वो विचार करना है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, यानी वायु वेग में वृद्धि के साथ कोरियलिस बल भी बढ़ जाता है। अगला, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट इन द इक्वेटर, यानी ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। चलो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कर लिया, अब मैं समझाता हूँ पहले, फिर आपको आंसर दूंगा। देखो ये मैंने लिया ना प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। देखो ये बता रखा है आपका कोरियलिस फोर्स के बारे में अच्छे से, है ना, ये सारा मैंने अच्छे से बता रखा है। ये लेक्चर जाके एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब कोरियलिस फोर्स के बारे में बता दूं, पहले तो ये लगता क्यों है, किसकी वजह से लगता है, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से लगता है ना। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बाहर सेंट्रिक फ्यूगल एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, उसकी वजह से ये लगता है, ठीक है। इक्वेटर पर ये जीरो होता है, इसलिए तो इक्वेटर के अराउंड कोई भी साइक्लोन नहीं बनता है। और जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा से, इसमें वृद्धि होती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है साहब, इतना समझ में है। अगला देखो, कोरियलिस फोर्स जो है वो विंड की स्पीड को नहीं बढ़ाता, विंड की स्पीड जो है को प्रभावित नहीं करता, सिर्फ दिशा को प्रभावित करता है। गौर से सुनना, सिर्फ दिशा को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड। पहला स्टेटमेंट याद रखना, क्या समझ में आया आपको, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ विंड यानी वायु की गति, कोरियलिस फोर्स जो है उसको निर्धारित करती है। यानी हायर द विंड वेलोसिटी, हायर विल बी द कोरियलिस फोर्स एंड हायर विल बी द डिफ्लेक्शन। मतलब समझ रहे हो, जितना ज्यादा विंड की स्पीड होगी, उसकी गति होगी, उतना ही ज्यादा कोरियलिस फोर्स लगेगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा विंड्स का। ये दो स्टेटमेंट, यहीं से क्वेश्चन बनना। देखना अब आपको सर ये तो एक ही बात होनी नहीं, देखो कोरियलिस फोर्स स्पीड को डिसाइड नहीं कर रहा है। विंड की स्पीड किस पे निर्भर करती है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। किस पे, दाब प्रवणता पर, हिंदी वाले समझेंगे, दाब प्रवणता पर निर्भर करती है, यानी इधर हाई प्रेशर है इधर लो प्रेशर है। इस वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, वो देख लेना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती है, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा तेजी से चलेगी। पर देखना कोरियलिस फोर्स जो है वो विंड की स्पीड को डिसाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिफ्लेक्शन कि उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड पवनों को मोड़ देगा, बस। उसे पवनों को नहीं मोड़ता, हर चीज को मोड़ता है ना, जो गति करती है। अगला, बट याद रखना ये विंड की गति जो होती है ना, वायु की गति, ये जरूर कोरियलिस फोर्स को कम या ज्यादा करती है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा हुई तो कोरियलिस फोर्स भी ज्यादा लगेगा और विंड की डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। इसीलिए तो रोजबी वेव्स जो होती है ना पोलर वोर्टेक्स में, है ना, वो रोजबी वेव्स उस पोलर वोर्टेक्स में वीक इसीलिए हो जाती है, और पोलर वोर्टेक्स वीक होने की वजह से नीचे की तरफ खिसक जाता है। समझ में आ रही है आपको बात। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर नहीं समझ में आई तो कोरियलिस फोर्स के बारे में इस वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वो जाके आप देख लेना। चलो अब देखो, यह वायु वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यस, अभी मैंने बताया ना, विंड की स्पीड अगर ज्यादा हुई, वेलोसिटी किसकी ज्यादा आई, तो ये भी ज्यादा लगेगा क्योंकि डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, ये भी ठीक बात है। इसलिए दोनों ही ठीक है। समझ आ रही है आपकी बात, दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 2023 का क्वेश्चन। फिर देखो, विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कौन सा है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुना होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। यानी पोल्स पर जितना रिसीव होती है उससे ज्यादा भूमध्य रेखा पर 10 गुना ज्यादा होती है। अगला, अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग होती हैं, यानी कि जो इंफ्रारेड होती है वो लगभग 2/3 यानी 2/3 66% के अराउंड जो है वो इंफ्रारेड रेज होती है, जो सूर्य ताप भारत में क्या अर्थ पर आता है। अगला, इंफ्रारेड रेज वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो जो निम्न वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके द्वारा
अवरक्त किरणों को शोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अगला, अवरक्त किरणें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है, यानी इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो क्या दृश्य है, क्या हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं? अब बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, इसका है ना, हाँ क्या आंसर होना, सोच लो आंसर एक बार सोच लो, फिर मैं समझाता हूँ कि सर हमने तो सुना ही नहीं है, मैं समझाता हूँ कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट नहीं। देखो, इक्वेटर के अराउंड क्या होता है, देखो सन जो है वो डायरेक्ट चमक रहा है ना, डायरेक्ट ओवरहेड करता है इक्वेटर के अराउंड सन। उसके आगे स्लैंटिंग यानी तिरछी किरणें पड़ती है। देखो यहाँ पर क्या पड़ रही है, लार्ज एंगल में पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर सूर्य ताप जो है वो इंसोलेशन भी कम मिलता है। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आई? इसलिए इक्वेटर पर ज़्यादा मिलता है। पर कितना ज़्यादा मिलता है साहब? 10% तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है, ये होता है 3 to 4% के अराउंड ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पर 320 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। तो ये लगभग लगभग 7 या 21 है ना, 7 चौके 28 लगभग हाँ ऐसा कुछ 3-4% के अराउंड ऐसा होता है। 10% तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ 4-5% हो गया, सॉरी 4-5% के अराउंड जो है वो इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 10% होता है, तो सीधा दुगना। अब देखो, जो इंसोलेशन हमें मिलता है यानी सूर्य ताप जो मिलता है, उस सूर्य ताप में कितना परसेंट क्या होता है? देखो ऑलमोस्ट 54% के अराउंड तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, अवरक्त। 38% के अराउंड जो है वो विजिबल होता है, यानी दृश्यमान, और बाकी जो है वो अल्ट्रावायलेट होता है ना, बाकी अल्ट्रावायलेट होता है। तो याद रखना ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जो है वो इंफ्रारेड होता है, और लगभग 40% के अराउंड जो है होता है वो विजिबल होता है। और फिर कितना बड़ा 50-40 अराउंड 10%, या हम कहें कि लगभग 6-7% के अराउंड है ना, 6 या 7% के अराउंड जो है कितना, ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो इसमें होती है। और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा महाराज 10 गुना, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 10 गुना नहीं होता, ये 4-5% के अराउंड होता है, ये गलत। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है आजकल। अवरक्त किरणें सूर्य के 2/3 नहीं है, 2/3 मतलब 66% नहीं, ये तो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड होता है, ये भी गलत है। अवरक्त किरणें निम्न वायुमंडल में केंद्रित जलवाष्प द्वारा वस्तु से अवशोषित कर ली जाती है। बिल्कुल, ये इंफ्रारेड जो होती है इनको, ये जो वाटर वेपर वगैरह होती है उसके द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है, ये ठीक है। अगला, सौर विकिरण की दृश्यमान स्पेक्ट्रम, क्या विजिबल, क्या आप देख सकते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है? नहीं आती है। क्या आप इसको देख सकते हैं? आंसर विल बी 3। क्या होगा? थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इतना जाके डीप में आपने अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो फिर आप भैया आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगाएगी, बाकी के सब्जेक्ट की बात बस की बात है नहीं है ना। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें पूरी की पूरी आपके पास गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, राइट, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड होती है तो क्या विजिबल अलग होती? ये विजिबल हम सिर्फ यही लाइट देख सकते हैं, ये कोई सी भी लाइट नहीं देख सकते। माइक्रोवेव होती है, रेडियो। तो याद रखना वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ये भी देखना, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए है ना। एक बार ये भी क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर कि गामा रेज जो होती है इनकी जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेडियो वेव की, ये रेडियो वेवलेंथ जो होती है इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो नहीं, ज़्यादा होती है इन सबसे ज़्यादा होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, इनकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ के 100 से लेकर 1000 या 10,000 मेगा हर्ट्ज तक इनकी वेवलेंथ हो सकती है ना। तो बहुत ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है, कम से लेकर ज़्यादा बहुत हो सकती है। अगर वेवलेंथ इनमें देखें तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा होगी, यानी कि गामा रे जो है ये दीवार के भी आर पार निकल सकती है, फाड़ के निकल जाएगी आपको, है ना। एक्सरे से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए एक्सरे में भी बोलते हैं ना, एक्सरे जहाँ होता हो वहाँ पर मत आना, है ना। तो गामा तो समझो क्या करेगी, आपको फाड़ के निकल जाएगी बाहर। अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देख रहा है 2023 में, फिर से 5 क्वेश्चन आया 24 में, और 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गए 2020 से। देखो, स्टेटमेंट द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी कि जो भूमध्य रेखीय या हम कहें कि उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनकी मृदा है उनमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, है ना। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर मॉइस्चर भी होता है, यानी नमी होती है, इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी वो सड़े गले पदार्थ हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। तो बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है? वीडियो पॉज करो, आंसर दो, हिंदी मीडियम वाले यहाँ आ जाओ और इसको पॉज करके इसका आंसर दो क्या है।
बाकी फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में समझा देता हूँ। आपने ऐसे वाले वर्षावन सुने, ये सब ये क्या है, ये वर्षावन है। रेन फॉरेस्ट, कौन सा रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। कहाँ होते सर, अपनी इक्वेटर है उसके 5 to 8 डिग्री नॉर्थ में और 5 to 8 डिग्री साउथ में ये होते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है ना। एक जैसी प्रजाति के, एक जैसे स्पीसीज के यहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, एक जैसे स्पीसीज के यहाँ पर फ्लोरा फोना कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी स्पीसीज एक साथ होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, कीवर्ड्स पकड़ना, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, दूसरे पेड़ों पर उगेंगे। पर याद रखना, ये एपीफाइट्स वो वाले पेड़ नहीं है जो इनसे पोषक तत्व लेते, नहीं, पोषक तत्व इन पौधों से कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ इनका सहारा लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि ऐसे ये जंगल होते हैं ना, इनकी कैनोपी इतनी घनी होती है कि जो इंसुलेशन है, यानी कि हम कहें कि सूर्य की रोशनी वो जमीन तक आ ही नहीं पाती है, और पौधों को चाहिए रोशनी, तो ये ऊपर चढ़ने के लिए इन पौधों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लताएं होती है, ठीक है। रोज यहाँ पर बारिश होती है ना, एवरी डे यहाँ पर रेनफॉल होता है, और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। और यहाँ पर रेनफॉल होगा वो भी यूनिफॉर्म रेनफॉल, यहाँ पर होने वाला यूनिफॉर्म टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाला है अराउंड द ईयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे पहचान किसकी है, ये पहचान है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है क्योंकि रोज बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान है, इसकी वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी यहाँ पर पत्ती नीचे गिरी, उसको गिरते ही जो है वो बैक्टीरिया खा जाते हैं, फिर कुछ बच जाता है, कुछ न्यूट्रिशन वहाँ पर, उसको क्या करती है कि बारिश रोज होती है, वो बारिश को धो के ले जाएगी और समुद्र में ले जाएगी। मतलब यहाँ की ज़मीन में जो है न्यूट्रिशन नहीं होता है, यहाँ की मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, वो सॉइल में न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसलिए आपने पता, आपको कभी देखा होगा कि रेन फॉरेस्ट में ही वो मांसाहारी पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो पकड़ लेते हैं और जीवों को भी खा जाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, नहीं होती भरपूर, बिल्कुल भरपूर नहीं होती। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया इसको खा जाते हैं। और सर बाकी जो बताओ वो वॉश हो जाती है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अगला, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मृदा में उपस्थित मृत जैव पदार्थों का तेजी से अपघटन होता है। ये बात तो ठीक है, यहाँ पर तापमान ज़्यादा है और आर्द्रता ज़्यादा है, इसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और मृदा में उपस्थित जो भी मृत जैव पदार्थ है उनका अपघटन बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहला तो गलत है और दूसरा सही है, ऐसा ऑप्शन ही एक है, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 अगर आपने सही लगाया था तो ठीक है, नहीं तो भैया आप माइनस में कर लेगा, और नहीं तो आप इधर प्लस में कर लेना जिनका सही है। ठीक है, समझ गए। अगर एग्जाम में आए तो बहुत साथ देने वाले हैं मेरे ये लेक्चर, आपको देखना क्वेश्चन बनेगा, मैं आई एम डैम श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और मैं बताऊंगा। ये पढ़ लेते क्वेश्चन बन जाता। अगला देखो, फिर क्लाइमेटोलॉजी का 2020 का 2 का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है भैया, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाई क्लाउड्स यानी ऊंचे बादल जो होते हैं वो सौर विकिरण को परावर्तित कर देते हैं और भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। अगला, लो क्लाउड्स हैव हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth's surface and thus cause a warming effect। तो देखो, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निचले बादल बहुत अधिक अवशोषण करते हैं और इससे तापन प्रभाव होता है, यानी पृथ्वी इससे ज्यादा गर्म होती है। अब बताओ क्या आंसर है, नहीं पता, ऑप्शन आप लगा लो, मैं पहले समझाता हूँ क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं। क्लाउड देखिए, ऊंचाई के आधार पर हम हाई क्लाउड्स, ऊंचे क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स और लोअर क्लाउड्स 3 भाग में बांट सकते हैं। ऊंचे वाले क्लाउड्स होते हैं सिर्रस क्लाउड। जब भी आप सिर्रस देखें, सिर्रस का मतलब होता है पक्षाब, हिंदी वाले समझेंगे पक्षाब, मेघ, पक्षाब से समझ में आ रहा है पक्षी के पंखों के जैसे, फेदर्स, फेदरी इनकी अपीयरेंस होगी, तो ये सिर्रस क्लाउड्स बहुत ही थिन होते हैं साहब, ये पतले बहुत होते हैं। अरे तो पतले होंगे तो सूर्य ताप को, इंसुलेशन को कहाँ रोक लेंगे। फिर क्या होते हैं, ये ठंडे बहुत होते हैं, ये आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं साहब, बर्फ के बने होते हैं, तो ये ठंडे बहुत होते हैं, है ना, है ना। तो अब सिरस में सिरोस्टेटस हो सकता है, सिरोक्यूमुलस भी हो सकता है, ये इसके अलग प्रकार हो गए। फिर मध्यम लेवल वाले आते हैं एल्टो, जहां पर भी एल्टो लगा होगा वो मध्यम ऊंचाई के होंगे, इनमें एल्टो क्यूमुलस हो सकता है, एल्टो स्ट्रेटस हो सकता है। ठीक है, सबसे नीचे वाले, एक सबसे नीचे वाले कौन से होते हैं, लो लेवल के क्लाउड, इनमें होते हैं क्यूमुलस क्लाउड। मेनली कौन से आएंगे, क्यूमुलस क्लाउड, और कौन सा आएगा इसमें, स्टेटस क्लाउड। क्यूमुलस मतलब होता है वर्षी, सॉरी कपासी मेघ, ये कपास के जैसे दिखते हैं, है ना, ये देखो कपास के जैसे दिख रहे हैं क्यूमुलस, है ना। और जब भी एक होता है निम्बस क्लाउड,
ये कौन सा था? वर्षी मेघ, है ना, वर्षा वाले मेघ होते हैं, ये काले वाले बादल ये होते हैं। और जब ये क्यूमुलस क्लाउड्स और निम्बस क्लाउड यानी कपासी क्लाउड और वर्षी क्लाउड मिलते हैं तब बनते हैं कपासी वर्षी मेघ, और यही जो है वो बारिश करवाते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये क्या है? कपासी वर्षी मेघ। इनको थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं, है ना, जिनसे तड़ित झंझा होता है वो यही वाले बादल होते हैं, जिनसे बिजली चमकती है वो यही वाले बादल होते हैं। ठीक है, तो ये घने बादल हैं, तो ये ज़्यादा रोकेंगे कि ये ज़्यादा रोकेंगे? ठीक है, ये क्लाउड्स मैंने बता दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ आगे। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है, हाँ मैं एक मिनट माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ यहाँ पर। इरेजर नहीं है, चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, पेन हम चेंज कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। देखो हाई क्लाउड्स जो भी हैं, हाई क्लाउड जितने भी हैं वो हाई क्लाउड एक तो क्या है? पतले हैं साहब, और वो बर्फ के बने हैं। इसलिए क्या होते हैं? वो जो सोलर रेडिएशन आ रहा होता है ना उसको कम रोक पाते हैं, कम रोक पाएंगे मतलब ज़्यादा गर्मी में ही सहयोग करें वो। फिर क्या होता है? अब ये बर्फ के बने हैं, इसलिए मतलब क्या है? ठंडे हैं। तो अर्थ से जो वापस रेडिएशन जाएगी ना इसको ये सोख लेते हैं, क्योंकि ये ठंडे हैं और रेडिएशन गर्म है इसलिए सोख लेते हैं। तो ये ऊपर वाले जो क्लाउड्स है ना, सर्कस क्लाउड्स, वो इसको हमारी पृथ्वी को गर्म रखते हैं। गर्म, इनका मैक्सिमम प्रभाव गर्म वाला होता है ठंडा करने के बजाय, है ना। हालांकि ये कुछ को रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, फिर वो बहुत कम करते हैं। जबकि निचले क्लाउड्स हैं, देखिए ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं और ये स्ट्रेटस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, ये क्लाउड जो है ये घने काले बादल होते हैं। इसलिए क्या करते हैं ये लोग? आने वाले को तो जाने देते हैं, नीचे आने देते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट रेडिएशन होता है, और वैसे इसको भी अब्जॉर्व कर लेते हैं और इसको भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत घने बादल होते हैं। क्या होते हैं? ये वाले बहुत घने बादल हैं, तो ये इसको भी रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं या ऊपर के ऊपर ही अब्जॉर्व कर लेंगे, तो अर्थ तक जो है वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा को ये रोक लेते हैं। हालांकि जो अर्थ से वापस जाती है रेडिएशन उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, जो अर्थ से जाती है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, पर उसके बजाय ये जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए ये ठंडा प्रभाव करते हैं, और जो ये ऊपर वाले बादल होते हैं, जो ऊपरी बादल होते हैं पतले होते हैं, आइस के बने होते हैं, वो वाले गर्म प्रभाव लाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? ऊंचे बादल मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर उसको ठंडा रखते हैं, नहीं, ये गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सिरस क्लाउड थिनिंग, यानी जो ऊपर वाले बादल हैं उनको थिन, छोटा पतला करने की बात होती है। किससे करेंगे? सिल्वर आयोडाइड से करेंगे। ठीक है, अगला, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त किरणों का निचले बादल बहुत अधिक अवशोषण कर लेते हैं, इससे तापन प्रभाव होता है। अवशोषण तो करते हैं बहुत ज्यादा, पर इससे तापन प्रभाव नहीं होता साहब। ये तो ओवरऑल तापन प्रभाव नहीं होता है, यहाँ पर वार्मिंग इफेक्ट इसकी वजह से नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग वाला इफेक्ट इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि इनकी तुलना में जितना ये नीचे वाले को रोकते हैं उससे बल्कि तो ऊपर से आने वाली सोलर विकिरण को ही रोक देते हैं, इसलिए ठंडा रखते हैं, गर्म नहीं करते हैं। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाना है? दोनों ही नहीं है इसका आंसर, नीदर वन नो टू इसका आंसर हो जाने वाले हैं। चलिए आगे आ जाओ। द वेजिटेशन ऑफ सवाना, देखो अब किसकी बात होगी सर? सवाना की बात होगी। सवाना आगे, क्लाइमेटिक रीजन सारे, सवाना भी आ गया। लो, सवाना के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसा ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इन जब भी क्लाइमेटोलॉजी वाले क्वेश्चन आएंगे और ये क्लाइमेटिक रीजन वाले आएंगे, इसमें पहले एक डिस्क्रिप्शन लगी, फिर वो पूछेंगे कि इसका क्या, कौन सा से संबंध है। देखो सवाना घास के मैदान में क्या? ग्रासलैंड विद scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest develops in such areas is generally kept in check by one or more of a combination of some condition. Which of the following are such condition? इसको जो है आपने पढ़ लिया, इसको रोको, वीडियो को पॉज करो और इसको क्वेश्चन को पढ़ो। तो तक मैं हिंदी मीडियम वालों को दिखाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, ठीक है, आप खुद पढ़ेंगे, पॉज करो, पढ़ो। अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको सवाना जो है उसके बारे में बता दूं कि क्या होता है। देखो आपने ऐसे घास के मैदान देखे होंगे, ये क्या है? सवाना घास के मैदान। इनको क्या कहते हैं? इन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इन्हें कहते हैं। क्योंकि एक टेम्परेट ग्रासलैंड भी होती है, जिन्हें स्टेपी वाले होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड भी होती है, इसलिए, है ना, वो उपोष्ण कटिबंधीय वाली। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान हम देखा होगा। देखो यहाँ पर पेड़ कहीं कहीं दिख रहे हैं, बाकी क्या है? घास है। देखना यहाँ की घास बहुत बड़ी बड़ी होती है। एलिफेंट ग्रास क्या होती है? हाथी घास वगैरह यहाँ पर होती है, 15 फीट तक उनकी ऊंचाई हो सकती है।
ये ऊंची भले ही होती है पर इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं होती, यानी कि यहाँ पर गायें वगैरह और लाइव स्टॉक पाले नहीं जाते हैं कमर्शियल रूप से, है ना। जंगल में आपको दिख रहा होगा ये अच्छा ये घासें हैं, ये घास क्या करती है, ये घास एक, क्योंकि सवाना में मैंने ऑलरेडी बताया दो सीजन होते हैं, एक ड्राई होगा एक वेट होगा, यानी एक जो होगा सम तब तो जो है यहाँ पर बारिश होगी और एक टाइम में पूरा यहाँ पर सूखा पड़ा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये घासेस क्या करती हैं, ये जो ग्रासेस हैं, ये घास क्या करती हैं, ये गर्मियों का सीजन जब भी आएगा, सूखा सीजन आएगा, तब अपने आप में आग लगा लेती है, खुद पेट्रोल डालती है, आग लगा लेती है खुद ही। क्यों आग लगाती है ऐसा, ताकि ये पेड़ है ना, इन पेड़ों से इनकी दुश्मनी, इन पेड़ों को नहीं उगने देना चाहती, क्योंकि अगर पेड़ उगे तो सारा पोषक तत्व तो पेड़ ही ले लेंगे, घासों को क्या मिलेगा, इसलिए ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी करती है। कहते ना पेड़ पौधों में दिमाग नहीं होता, होता है, ये खुद को आग लगा लेता है कि इन पेड़ों के बीज जो अब जमीन में होंगे वो बीज भी यहाँ पर जल जाने वाले हैं, जो बीज है वो अंकुरित होने वाले थे वो जल जाएंगे। अरे इन घासों को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जल जाएंगी कोई नहीं, इस जली हुई राख से इनको पोटेशियम मिलता है और इससे फिर अगले साल जब बारिश आएगी फिर अच्छे से उगती है, इससे पोषक तत्व ले लेती है, ऐसा ये दुश्मनी निभाती है इनसे, तो ये रखती है चेक में ताकि पौधे ना होंगे। अगला ये आप यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या है, विल्ड बीस्ट, फील्ड बीस्ट है ये, मिलियंस बिलियंस होती हैं ये क्या करती है, चढ़ जाती हैं, तो पेड़ जो होंगे छोटे उनको भी चढ़ जाएगी, घास को भी चढ़ जाएगी, तो ये भी इनको चेक में रखती है। अगला, एक साल में यहाँ पर एक बारी बारिश होती है, तो कभी बारिश होगी कभी सूखा आएगा, तो ये भी घासेस को, ये जो घास है इनको चेक में रखता है, पौधों को चेक में रखता है, पौधे उगते नहीं है, क्योंकि पौधे उगने के लिए तो बहुत दिनों तक बारिश होनी चाहिए, तब तो पौधे उगेंगे, उनको अंकुरित होकर बड़ा होगा तब तक उसे पानी चाहिए, और तब तक वो बड़ा होगा तब तक इतनी देर तक यहाँ पर सूखा रहता है, बारिश होती नहीं तो फिर वो जल जाएंगे, घासें ही यहाँ पर उग सकती है, पेड़ नहीं उग सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात, ये होता है। आपने जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी जिसमें शेर देखा होगा, जीब्रा देखा होगा, हाथी देखे होंगे, सारे के सारे समझो आपने सवाना की ही देखी है। समझ रहे हैं आप बात, आ जाओ आंसर में क्या है। बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, क्या मैंने ऐसा बताया कि बिल खोदने वाले जानवर वगैरह ऐसा है, दीमक वगैरह मैंने बताया ऐसा कोई मेंशन किया, मास्टर जो चीज़ मेंशन नहीं कर रहा ना कहानी में उसको नहीं मानना है, तो ये नहीं है इसका आंसर। अगला, आग, मैंने बताया आग लग जाती है, खुद को आग लगा लेती है, बिल्कुल। चरने वाले शाकाहारी जानवर, यस, पेड़ों को खा जाते हैं, वो घास को भी खा जाएंगे, अगर पेड़ तो उग नहीं पाएंगे, घास तो वापस उग जाती है। मौसमी वर्षा, यस, यहाँ पर वर्षा भी एक बार ही होती है साल में, है ना, वेट और ड्राई सीजन होता है, इसकी वजह से भी। और अगला क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता, तो मिट्टी की गुणवत्ता जैसा कोई यहाँ पर काम नहीं है, मिट्टी तो यहाँ की ठीक है, बस पानी ही नहीं होता यहाँ पर, तो एक मतलब 2, 3 और 4 इसका आंसर होने वाले हैं, यानी सी इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, और ये होते कहाँ देखिए, ये रही समाना घास के मैदान, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ना, उनके बाहर की तरफ ये होती है, देखो ये यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है कॉन्गो वाला, उसके अराउंड होती है ये पूरी, है ना, ये पूरी यहाँ पर सवाना है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, सहारा, सहारा डेजर्ट आ जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर पूछेगा कि ये कौन सा है। किसी भी अन्य व्यायाम की तुलना में पत्ते का कूड़ा तेजी से विघटित होता है और परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह अक्सर लगभग नग्न अवस्था में होती है, यानी यहाँ पर बेर होती है। इंग्लिश वाले यहाँ खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ तो आप पॉज करो और खुद आप पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है, आप पॉज करके खुद सोचोगे इसका आंसर क्या होने वाला है। अभी अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले ही, चलो सोच लिया, अब मैं इसका आंसर आपको दे दूं, पहले पढ़ा के देखो। ये कौन से फॉरेस्ट है जी, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, पर्णपाती वन, यानी जो एक साल में पत्ते अपने गिरा देंगे ड्राई सीजन बचने के लिए। ये कौन से है जी, ये शंकुधारी वन है। बोरियल फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट है ये, कोनिफर फॉरेस्ट, नाम सुना होगा भैया, इनमें कौन कोई सा भी दे सकती है यूपीएससी, कोनिफर फॉरेस्ट, है ना। ये कौन से सर, ये है मैंग्रोव, कौन से फॉरेस्ट है, मैंग्रोव। ये कहाँ उगते हैं सर, जहां पर नदी समंदर से मिलती है वहां पर उगते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कुछ कीवर्ड्स पकड़ना आपको सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, देखो, apart from trees the vegetation is largely composed of plant form that reach up to in the canopy vicariously, यानी यहाँ पर देखो बहुत सारे पौधों की प्रजातियां होंगी और वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी बाई क्लाइंबिंग द ट्रीज ग्रोइंग एज एपीफाइट्स, तो जब भी एपीफाइट्स वगैरह नाम आए ये कीवर्ड है यहाँ का। अगला क्या है, रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मैंने फोटो दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये किसकी है, तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना,
उनकी ये डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि एक तो याद रखना है यहाँ पर एपिफाइट्स कीवर्ड पढ़ना है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत सारी प्रजातियों के यहाँ पर होते हैं क्या, पेड़ पौधे। और यहाँ पर तेजी से जो है वो कूड़ा तेजी से विघटित हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था बैक्टीरियल यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गया आंसर। चलिए, तो आज का स्कोर अब आप अवश्य मुझे बताएंगे कि आज का स्कोर जो है वो आपको कितना हुआ, और जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे उनका मैं कल, मंडे है ना, तो कल कम्युनिटी टैब पर उनका नाम भी डालने वाला हूँ। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में डे 5 कैप्सूल के साथ में, जिसमें हम देखेंगे साइंस और टेक के धमाकेदार सवाल, है ना, पीवाईक्यूज के थ्रू ही डिस्कस करेंगे सेम ऐसे कंसेप्ट, ताकि आपके कंसेप्ट और पीवाईक्यूज करने का तरीका सब आपको आ जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और आज का लेक्चर हम यहीं से समाप्त कर लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस लेक्चर की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पर अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी आपका कोई मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ा दो, वो भी हम कर सकते हैं। आपको कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी है तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।